हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हमारी जो सीरीज चल रही थी मैथ्स 2 की, मैथ्स सेकंड की, AKTU यूनिवर्सिटी, तो उसमें आज लेक्चर नंबर 9 है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केस 5 का डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये चीज़ समझा था। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा था और केस 5 को समझा था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं। तो अब हम लोग केस 5 को डिस्कस करते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, इसका समरी बताई थी केस 5 क्या है। केस 5 क्या है कि व्हेन इन डिफरेंशियल इक्वेशन q इज गिवन एनी फंक्शन ऑफ x, जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है भाई? हमने पढ़ा था कि ये एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसी फॉर्म में तो होता है। तो इसमें क्या था, क्यों क्या हो, एनी फंक्शन ऑफ एक्स हो। अब कुछ भी हो, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी थी। अभी तक हमने केस 1, 2, 3, 4 4 केस पढ़ा था, तो उसमें कुछ कुछ कंडीशन लगी होती थी। कैसे? पहले केस में होना चाहिए था e⁴ के फॉर्म में ओनली। सेकंड केस में होना चाहिए था sin ax प्लस बी या cos ax प्लस बी के फॉर्म में। थर्ड केस में होना चाहिए था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस x⁴m के फॉर्म में। केस फोर्थ में होना चाहिए था e⁴ax इंटू वी के फॉर्म में। बट अब जो केस 5 पढ़ने जा रहे हैं, ये जर्नल फॉर्म या स्पेसिफिक फॉर्म बोल सकते हो आप, स्पेसिफिक फॉर्मेट या जर्नल मेथड बोल सकते हो। इसमें क्यों जो है हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता था, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पी आई कैसे निकालेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। उसके लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल ही लेंगे। मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, तो उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन उसका क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सबका निकालना सीख ही गए हम लोग। कोई भी सभी फंक्शन लिखा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो, बट पीआई जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अगर कोई भी फंक्शन लिखा होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। ये होता था। और अभी तक जो क्यों हर कंडीशन पे पढ़ते थे, कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होती थी। बट अब क्या है, क्यों एनी फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। वो सेक एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो सकता है। और ये भी कि जो आपने लास्ट में सॉल्व भी किया, जैसे e⁴ax इंटू साइन ए एक्स, इस तरीके के फंक्शन भी सॉल्व किए जा सकते हैं इस जर्नल मेथड से। केस नंबर 5 से हमने जो लास्ट के 4 केस भी पढ़े हैं, उसके भी क्वेश्चन हम जर्नल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करिएगा तो। पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है 1/f d इंटू क्यू। अब इसमें फॉर्मूला ये होता है कि भाई हमारे पास जो f ऑफ d होगा, ये जो फंक्शन होगा d का, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, लीनियर फैक्टर्स निकालेंगे। और लीनियर फैक्टर्स किस फॉर्मेट में आएगा भाई, इस फॉर्मेट में आएगा। कैसे, d माइनस m1 d माइनस m2 डैश 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 d माइनस mn, इस तरीके के लीनियर फैक्टर आएंगे। और इनटू में क्यों लिखा होगा। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, जो फंक्शन गिवन रहेगा डी के फॉर्म में, जो डी का फंक्शन होगा, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, लीनियर फैक्टर निकालेंगे। लीनियर फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे भाई, हम लोग इस लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। इसको a1/dm-1 प्लस a2/dm-2 प्लस ऐसे कर करके an/dm-n, जितने फैक्टर होंगे उस सब का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे भाई, दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे भाई, क्यों का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो a1/d-m1 इंटू क्यू, फिर a2/d-m2 इंटू क्यू प्लस mn इंटू क्यू, ये आ जाएगा भाई। हम देखिए फिर से आपको बताते हैं। पहला स्टेप क्या किए, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला में एफ ऑफ डी फंक्शन डी दिया था क्वेश्चन में, उसका हमने लीनियर फैक्टर निकाल लिया, पहला स्टेप किया। लीनियर फैक्टर निकालने के बाद उसका क्या कर दिया हम लोगों ने, पार्शियल फ्रैक्शन किया। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमने क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि वो सब अलग हो गए थे। अब ये आ गए इंडिविजुअल फंक्शन लिखे थे, तो क्यू को मल्टीप्लाई करा दिया अंदर। अब हमने लास्ट में आपको
एक इसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या, जैसे 1/d लिखा होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेशन। और ऐसे लिखा जाए 1/d इंटू क्यू लिख दिया तो क्या होगा, d का इंटीग्रेशन, सॉरी क्यू का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि d कैपिटल D किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्यू का इंटीग्रेशन d के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि कैपिटल G जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, d/dx ही तो होता है। तो यहाँ पे d किसके रिस्पेक्ट में होगा, कैपिटल D किसका वो है, डिफ्रेंसिएशन है, x के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में ही होगा। और इसके बाद यही जो फॉर्मेट बताया था दूसरा फॉर्मूला, कि अगर 1/d माइनस ए इंटू क्यू लिखा है तो इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, e⁴ax इंटीग्रेशन q इंटू e⁴ माइनस ax इंटू dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। और यही d प्लस a इंटू के फॉर्म, q इज इक्वल टू के फॉर्म में होगा तो इसका क्या करेंगे, e⁻ ax इंटू सॉरी इंटीग्रेशन q इंटू e⁴ax dx। ये तो फॉर्मूला बनाया था। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये इसी फॉर्मेट में बन रहा है, d माइनस a m1 अगर कोई कांस्टेंट होगा आप निकाल ही लोगे वो फैक्टर, तो यहाँ पे d माइनस a इंटू क्यू, तो देखिए ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। अभी यहाँ पे ऐसे है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो d प्लस a की मिल सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा पूरा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो e⁴ax इंटू क्यू इंटू e⁻ ax dx इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। प्लस a1, देखिए यहाँ पे जो है a1 तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई में ही चलेगा। और यहाँ पे a की क्या वैल्यू है, d माइनस a से कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या है, m1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 तो मल्टीप्लाई में चलता रहेगा और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, m1 है। तो आप चाहे a लिख के कर लीजिए चाहे m लिख के कर लीजिए, वहाँ पे जो क्वेश्चन में मिलेगा उसी हिसाब से करना रहेगा हमको। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं e⁻m1x इंटू e⁻−m1x e⁻−m1x dx के रिस्पेक्ट में। फिर वही दूसरा टर्म a2 e⁻m2x इंटीग्रेशन q इंटू e⁻−m2x dx। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन अपना निकाल लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि इसको मैंने 2 बार समझा दिया। अब चलिए इसका एक एग्जांपल करके बताते हैं, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और एग्जांपल के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए फंक्शन हमारे पास दिया है d² + a² इज इक्वल्स टू d²a² इंटू y इज इक्वल्स टू sec ax। ये आपके AKTU यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2011 एंड 2017 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको सॉल्व भी करिएगा अच्छे से, मैं इसीलिए बता भी दे रहा हूँ। तो ये है, तो अब ये इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, d² + a² इंटू y इज इक्वल टू sec ax। अब अगर आपसे बोला जाए कि केस 1, 2, 3, 4 इन चारों में से कोई एक मैच कर रहा है क्या। केस 1 हम लोग क्या पढ़े थे, e⁻ax, केस 2 क्या पढ़े थे, sin ax + b, और तीसरा क्या पढ़े थे, x⁻m अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी हो, और फोर्थ क्या पढ़े थे, e⁻ax इंटू v था। तो अब इसमें से देखिए कोई भी फॉर्मेट आपका मैच कर रहा है इसमें से, या इसमें, इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट मैच कर रहा है, कोई फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा है। तो यही फॉर्मूला है, जब क्या कि क्यों कुछ भी फंक्शन हो, बट ये क्या है, फंक्शन एक्स का है, ये से कि एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना। तो अब यही तो फॉर्मेट था। अभी हम लोग 5 बार पढ़े जो केस, उसमें क्या बताया आप सबसे पहले कि क्यों इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, तो कोई भी फंक्शन हो एक्स का क्यों, तो वही है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया है, तो अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, CF पहले निकालते हैं, क्योंकि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू इसका कंप्लीट सॉल्यूशन CF + PI, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो अब CF अगर निकालेंगे तो CF कैसे निकालते हैं भाई, CF निकालने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, आई होप आपको याद होगा ये सब चीज़ें, और आपको अच्छे से आने भी लगी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, d को m से एंड y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, d को m से रिप्लेस करिए और y को 1 से रिप्लेस करिए, तो क्या आएगा, m² + a² इंटू 1, और q वाला पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो q 0 होना चाहिए। ये पहले ही डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो ये क्या हो गया, m² + a² इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा, m² - a², यहाँ पे क्या बनेगा, m इज इक्वल टू √-a², और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-a इंटू y। क्यों, आपको पता होगा √-1 क्या होता है, i होता है। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू
ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा प्लस माइनस का, और अंडर रूट आई माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से आएंगे, m1 की वैल्यू क्या आ गई, m1 की वैल्यू आ गई a ऑफ आई, a इंटू आई, और m2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए आई। ठीक, तो अब देखिए कैसा फॉर्म है ये, आई जिस वाले फंक्शन में जिस नंबर में लिखा होता है वो कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स जब नंबर आता है तो हमारा सी एफ कैसे लिखा जाता है, सी एफ कैसे लिखा जाता है जब कॉम्प्लेक्स होता है, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखें ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस आई बीटा, इसी के फॉर्म में तो होता है प्लस माइनस आई बीटा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, तो ई टू द पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है a एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स। ये आ गया हमारा CF, ये इजी ही था, आप खुद से भी निकाल सकते थे। ठीक, आप चलते हैं PI की तरफ, PI निकालते हैं। तो एक चीज़ तो मिल गया, इसको जो है इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप पेपर में भी इसी तरीके फॉर्मेट में इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा। यहाँ पे अब PI पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लिखते हैं, पहले फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू। अब 1/fd, fd क्या है भाई देखते हैं पहले, क्वेश्चन क्या गिवन है, d में d का फंक्शन है d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, फंक्शन क्या है d का, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और क्यों क्या है सेक a x दिया है। ठीक, अब इसके फैक्टर, पहला स्टेप क्या था, फैक्टर करना है, लीनियर फैक्टर करेंगे। अब लीनियर फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आता है लीनियर फैक्टर निकालना, तो आप ये जो रूट्स आए हैं ये इनको पकड़िए और इनको माइनस कर दीजिए d के साथ में। अगर नहीं पता है तो आप इन रूट्स को पकड़िए, जैसे क्या है m माइनस m1 की वैल्यू आई है a इंटू आई, m2 की वैल्यू क्या आई है माइनस ए आई। आपको मैंने फॉर्मेट में भी बताया था किस फॉर्म में मिलेगा, d माइनस m1 d माइनस m2 के फॉर्म में। तो d माइनस m1 करेंगे तो क्या आ जाएगा d माइनस ए आई, और d माइनस m2 करेंगे तो क्या आ जाएगा d प्लस ए आई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इस तरीके से वन, और फैक्टर करने भी आ जाते हैं। फैक्टर किस तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से, मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके, और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक, तो यहाँ पे हम किसी भी रूट, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हो रहा है निगेटिव आ रहा है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है तो उसका रूट्स फैक्टर कैसे बनते हैं, इमेजिनरी फैक्टर होते हैं, रूट्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं d माइनस ए आई और d प्लस ए आई, और आपको चेक करना है कि ये हमारा फैक्टर सही है कि नहीं सही है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो फैक्टर आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको यही मिलना चाहिए। तो आप अगर एक बार ये d माइनस ए आई और d प्लस ए आई का एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। और आप ध्यान में रखिएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसको ध्यान में रखें, आप ये फैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही चीज़ से मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या आ गया, हमारा दूसरा स्टेप हो गया कि भाई इसका लीनियर फैक्टर निकालना था, लीनियर फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इसका हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं अब सेक ए एक्स। आपको बस फॉर्म वो कंसेप्ट याद होना चाहिए, और कंसेप्ट में कौन कौन से स्टेप बताए जा रहे हैं ये याद होना चाहिए। आप कोई सी भी सवाल यूनिवर्सिटी में मिलेगी आप आराम से कर लेंगे। अब फ्रैक्शन कैसे किया जाता है भाई, d माइनस A1 ए लिख लेते हैं, या यहाँ ए नहीं, ए कैपिटल स्मॉल में भी लिखा है ना, तो इसको K1 कर लेते हैं। कोई सा भी लीजिए आप, कांस्टेंट वैल्यू ही आने वाली है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने K1 ले लिया, प्लस K2 अपॉन d प्लस ए आई सेक ए एक्स। ठीक, ये हो गया। अब हम चलिए पहले इसको पकड़ के सॉल्व कर लेते हैं, पहले फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या है 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू डी प्लस ए आई इज इक्वल टू K1 अपॉन डी माइनस ए आई प्लस K2 अपॉन डी प्लस ए आई। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा 1 अपॉन डी माइनस ए आई डी प्लस ए आई। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा d माइनस ए आई और d प्लस ए आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें K1 से क्या मल्टीप्लाई होगा d प्लस ए आई, और यहाँ से क्या मल्टीप्लाई होगा K2 d माइनस ए आई। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो इसके बाद मैंने दो मेथड बताए थे, यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड में लगाए थे। अब आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू K1 d प्लस ए आई प्लस K2 d माइनस ए आई। ठीक, अब यहाँ से कोई लगा लीजिए आप मेथड। तो अब चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे पहला, इसको पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मेथड 1 यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, K1 d प्लस K1 ए आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे K2 d माइनस K2 ए आई। अब ये देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं,
कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर डी का, तो इधर डी का कोफिशिएंट एलएचएस में अगर देखें तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और आरएचएस में देखें तो डी का कोफिशिएंट क्या है, ये 0 है। इधर का डी 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये डी 0 नहीं लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ डी लिख भी देता हूँ पूरा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ डी, तो क्या मिलेगा, एलएचएस में तो डी का कोफिशिएंट 0 है, इधर देखेंगे तो क्या है, K1 प्लस K2 है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, तो इस वाले डी का कोफिशिएंट K2 है, इस वाले डी का कोफिशिएंट K1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। और यहाँ से देखें K1 इज इक्वल टू माइनस K2, ये एक फॉर्म रिलेशन हमको मिल गया। अब चलते हैं देख कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए दोनों चीज बोल सकते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट और कंपेयर कांस्टेंट डायरेक्ट। यहाँ पे इन दोनों चीज को हटा भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट थोड़ी होता है, वो कांस्टेंट खुद ही कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एलएचएस में अगर देखेंगे तो एलएचएस में कांस्टेंट क्या है, 1, और यहाँ पे देखेंगे तो K1 AI1, ये देखो ये पूरा K1 AI1 और माइनस का K2 AI1, सॉरी AI, K1 AI माइनस का K2 AI, यही दोनों कांस्टेंट बचे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके RHS में क्या है, K1 AI माइनस का K2 AI। अब यहाँ से यहाँ पे देखें तो AI कॉमन हो रहा है, तो AI को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, K1 माइनस K2, यहाँ से K1 माइनस K2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/AI, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ इक्वेशन, इसको क्या माने, इक्वेशन नंबर A, अच्छा A1 2 मान चुके हैं, तो इसको इक्वेशन A कर दीजिए, इसको इक्वेशन B। अब A एंड B से इक्वेशन A एंड B से क्या है, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0 और K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 1/AI। तो यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2K1 इज इक्वल टू 1/AI, क्योंकि 0 में किसी को ऐड करोगे AI मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 को डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, तो 1/2AI, ये K1 की वैल्यू आ गई, ये K1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक रिलेशन यहाँ पे निकाले थे ना, कहाँ गया ये, जब यहाँ K1 की वैल्यू ये आ गई तो K1 के बराबर क्या है, K2 किसके बराबर, माइनस K1 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 की वैल्यू माइनस 1/2AI, तो K1 K2 की वैल्यू मिल गई भाई। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाले टर्म को यहाँ तक छोड़े थे ना, अब यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू मिल गई, तो K1 K2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, K1 K2, अब वो इक्वेशन क्या लिखी थी पहले लिख देता हूँ मैं, K1/D प्लस AI प्लस K2/D माइनस AI इंटू सेक AX। अब हमारा 2 स्टेप हो गया भाई, पहला स्टेप क्या था कि लीनियर फैक्टर निकालना था, और ये देखिए पहला फैक्ट था लीनियर फैक्टर निकालना, ये हो गया। दूसरा था क्या, पार्शियल फ्रैक्शन करना, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। यहाँ पे देखिएगा D K1 के साथ में D माइनस AI है, और K2 के साथ में D प्लस AI है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत लिख दिया है, ये माइनस वाला इसके साथ में है, प्लस इसके साथ में है, तो D माइनस AI और D प्लस AI है। अब K1 की वैल्यू क्या आई है, 1/2AI, ठीक, और यहाँ पे क्या है, D माइनस AI प्लस माइनस 1/2AI, ये आया है K2 की वैल्यू, इंटू 1/D प्लस AI, ठीक। ये अब हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन करने का, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो 2AI कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 1/2AI को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1/D माइनस AI माइनस 1/D प्लस AI, और बाहर क्या है, सेक AX। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो सेक AX का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1/2AI 1/D माइनस AI इंटू सेक AX माइनस 1/D प्लस AI इंटू सेक AX, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या था, 1/2AI 1/D माइनस AI सेक AX माइनस 1/D प्लस AI सेक AX, ठीक, ये चीज़ थी। अब यहाँ पे देखिए
अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में चलना पड़ेगा, जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। अब यहाँ पे अब देखिए जो फॉर्म, दो स्टेप तो कंप्लीट हो गया भाई। पहला लीनियर फ्रैक्शन का, सॉरी लीनियर फैक्टर निकालना पहला स्टेप था, और दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन करना, पार्शियल फ्रैक्शन का। ये दोनों स्टेप तो कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप भी मल्टीप्लाई भी करा दिया, मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब चौथा स्टेप क्या था, फॉर्मूला ये वाला, सॉरी या फॉर्मूला यूज करना है ना चौथा स्टेप, 1/d माइनस ए इंटू क्यू वाला फॉर्मूला, या 1/d प्लस ए क्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब चलिए वही यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2ai, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दूं मैं, ये 1/d माइनस ए क्यू था होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, e की पावर ax क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस ax dx। ठीक, ये था, और प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता और अंदर प्लस हो जाता। तो यहाँ पे माइनस वाला यूज हो रहा है, तो माइनस वाला यूज होगा, तो e और a की वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्या है, a ऑफ i है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर a i इंटीग्रेशन क्यू इंटू सेक एक्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्यू है ना सेक एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, सेक एक्स है, तो सेक एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ए आई, और x यहाँ पे लिखा जाएगा, x यहाँ पे भी आएगा dx। ठीक, माइनस यहाँ पे भी वही सेम चीज आएगा, d प्लस ए वाला फॉर्मूला यूज होगा, d प्लस ए का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए आई एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स इंटू ई टू द पावर ए आई एक्स डी एक्स। ये पूरा बना। अब हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो अभी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सॉल्यूशन। तो इसको मैं P1 लेट कर लिया, इसको P2 लेट किया, क्योंकि दोनों में इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो वहाँ पे समझने की जरूरत है। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, P1 और P2 में तोड़ लेते हैं। इसको इक्वेशन जाए 3 मान लीजिए, इक्वेशन 2 तक ले चुके थे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मैं यहाँ से ये फॉर्मेट मैं अलग बता रहा था, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ले आके P1 और P2 की वैल्यू लिखना। तो अब हम निकालते हैं पहले P1। P1 क्या है, देखिए आराम से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जल्दी किसी भी चीज की नहीं है। तो हम लोग पहले आराम से सॉल्व कर, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 की वैल्यू क्या आई है, e टू द पावर ए आई एक्स इंटू ई टू द पावर ए आई एक्स इंटू सेक ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन में माइनस ए ई टू द पावर ए आई एक्स डी एक्स। ये है P1 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको चलना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको अगर याद हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड ही पढ़े थे। पहला मेथड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई में, ये सिंपल फॉर्मेट था। दूसरा फॉर्मेट आप पोलर फॉर्म पढ़े थे। पोलर फॉर्म क्या था, पोलर फॉर्म क्या था, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसमें ये दोनों चीजें ले जाके पुट कर देते थे। ठीक, अब ये सिंपल फॉर्मेट, ये पोलर फॉर्म था। तीसरा पढ़े थे यूलर या ईलर फॉर्म बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या चीज थी हमारी, ये इस तरीके से पढ़े थे ना, ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई होप आपको चीजें याद आ रही होगी। तो ई की पावर आई थीटा था तो क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यहीं पे ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये फॉर्म आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। यहाँ पे ये डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। ई की पावर आई थीटा आज से याद रखिएगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और ये कौन सा फॉर्म है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा कॉस आई थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको रिप्लेस करना है ई की, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई लगा है, तो इसका हम लोग डिफरेंस वो नहीं कर पाएंगे ना। इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा। एक फंक्शन एक्स का यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा। और बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए और इजी बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं। तो जब दूसरे फॉर्मेट में लिख देंगे तो पहला फंक्शन भी हमारा टेग्नोमेट्री फंक्शन लिखा गया, और जब इसको भी इलियर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वहां पे भी हमको टेग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इजी मेथड बन जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो अब चलते हैं, यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस ए आई एक्स है, ई की पावर माइनस ए आई एक्स है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस ए आई एक्स है ना, तो इसी के तरीके क्या लिख देंगे, कॉस आई ए। अब देखिए यहाँ पे थीटा था तो थीटा की वैल्यू अकेले आई थी। अब यहाँ पे
थीटा आया था। अब यहाँ पे e की पावर माइनस ए एक्स को किसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस आई लिख दिया। अब थीटा की जगह पे क्या बचा, के लिए ए एक्स बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। आई होप आपको समझ में होगा। e की पावर माइनस आई ए एक्स लिखा था, तो मैंने क्या किया, थीटा को अगर आई से आई को कंपेयर कर दीजिए तो थीटा के लिए क्या बच रहा है, यहाँ पे ए एक्स बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। तो अब यहाँ पे इस चीज को रिप्लेस कर देंगे हम लोग। देखिए P1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू ई की पावर ए आई एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन अंदर सेक ए एक्स, ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स डी एक्स। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया, ई की पावर ए आई एक्स, अंदर इंटीग्रेशन का क्या कर रहा है, सेक ए एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब सेक ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब 1 कैसे बचेगा ये भी समझते हैं, चलिए ये आपको पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा इंटू, अगर कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए वही तो लिखा है, सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स, सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस आई सेक ए एक्स इंटू साइन ए एक्स, तो सेक ए एक्स को 1 अपॉन कॉस ए एक्स लिख दें, तो 1 अपॉन कॉस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स ऊपर, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan ए एक्स, यहाँ पे क्या बचा dx। अब इजी हो गया, अब हमको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स रूल। तो यहाँ पे क्या है, अब इजी से मैथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा आई ए एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 का अलग dx माइनस, ये बाहर ब्रैकेट है बड़ा, यहाँ पे आई कांस्टेंट ही है, आई को कांस्टेंट रहने देते हैं, tan ए एक्स का करेंगे। ठीक, dx को कैसे लिख दिया। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा हमारा e की पावर आई ए एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x हो जाएगा माइनस आई। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करना है tan ए एक्स का, और हमको किसका इंटीग्रेशन पता होता है, देखिए हम इसको इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन की क्या करना है tan ए एक्स डी एक्स का, और आपने क्लास 12th में यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन किसका करना है tan ए एक्स का। अब tan ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है भाई, log cos ए एक्स तो आएगा, ये आएगा माइनस अपॉन में a आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन आपको बेसिक आता होगा, ए एक्स का बाद में फिर से होगा तो a आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ गए होंगे। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देखिए ए एक्स को क्या लेके टी लेके करिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस करके आप करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan टी इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा log cos टी। अब टी की वैल्यू यहाँ फिट कर देंगे, ए डिवाइड में यहाँ पे चला ही रहा था डी टी बाई ए, तो ए यहाँ पे चल रहा था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप खुद से इसको ट्राई कर लीजिएगा, मैंने हिंट कर दिया। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ किया इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का log cos, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन माइनस का होता है, माइनस log cos एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस log cos ए एक्स अपॉन में ए, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, P1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो P1 क्या आ जाएगा e की पावर आई ए एक्स इंटू एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये आ गया हमारा P1। देखिए मैं इस सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक सवाल अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इस कंसेप्ट की सारी सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम P2 की वैल्यू निकालते हैं। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस ए आई एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स इंटू ई की पावर आई ए एक्स डी एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, e की पावर ए आई एक्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था cos थीटा, e की पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे बस मैं डायरेक्ट अब रिप्लेस कर दे रहा हूँ, इसीलिए पहले आपको समझा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए आई एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स ब्रैकेट में cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स डी एक्स। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस ए एक्स, पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं तब इंटीग्रेट करेंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 1 प्लस आई tan ए एक्स। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे मैंने लिख दिया ये डायरेक्ट डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे लिखे तो e की पावर माइनस आई ए एक्स इंटीग्रेशन इसका 1 का कराएंगे पहले डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन आई कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, tan ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा डी एक्स। और यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कराते हैं तो e की पावर माइनस आई ए एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे भाई log आई तो कौन रहेगा ही log cos ए एक्स अपॉन में a, ये आ गया हमारा P2 की वैल्यू।
अब P1 एंड P2 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 थी, ये यहीं से P1 P2 की वैल्यू लिए थे ना, P1 P2 की वैल्यू यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं अब इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या था इक्वेशन थर्ड भाई हमारा, 1/2ai कॉमन ही था बाहर। अब P1 की वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू क्या आई, e की पावर i ax log cos ax माइनस का अपॉन a, यहाँ पे आएगा माइनस, ये देखिए P2 की वैल्यू अब रखेंगे, ये देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ, ये P1 की वैल्यू रख दिया, ये पूरा सॉल्व करने के बाद P1 की वैल्यू मिल जाता, फिर माइनस P2 की वैल्यू था, ये देखिए। तो P2 की वैल्यू हम रखते हैं माइनस में, P2 की वैल्यू क्या आई है, e की पावर माइनस ax माइनस e की पावर माइनस ax, फिर x माइनस i log cos ax अपॉन a, ये आया हमारा पूरा सॉल्व। अब ये आ गया pi, अब इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो 1/2ai अंदर पूरा मल्टीप्लाई करा रहे हैं, e की पावर ax, या पहले इसको के लिए मल्टीप्लाई करा था, e की पावर i ax इंटू एक्स प्लस i e की पावर i ax अपॉन में a log cos ax माइनस e की पावर माइनस i ax इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस i e की पावर माइनस i ax log cos ax अपॉन में a, ये हो गया। अब इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉमन भी ले लेते हैं, यहाँ से इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से पकड़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला बनेगा भी, देखिएगा। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, e की पावर माइनस e की पावर i ax माइनस e की पावर माइनस i ax, ये हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या है 2ai, इसका मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए i log cos ax, यहाँ पे i log cos ax अपॉन ए, या ये कॉमन ले लेते हैं 1/i अपॉन ए log cos ax, अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बचेगा e की पावर i ax प्लस e की पावर माइनस i ax, और अपॉन में क्या बचेगा 2ai, मल्टीप्लाई करा रहे हैं जो, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x अपॉन एक बाहर कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में अकेले बचा e की पावर i ax माइनस e की पावर माइनस i ax अपॉन 2i प्लस यहाँ पे i अपॉन a log cos ax, यहाँ पे a बाहर ले लेते हैं तो a स्क्वायर बन गया और 2i छोड़ देंगे तो e की पावर aix प्लस e की पावर माइनस aix अपॉन में 2i। तो ये भाई किसका फॉर्मूला होता है, cos का, cos ax का फॉर्मूला होगा। ये किसका फॉर्मूला है, sin ax का। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन a sin ax अपॉन i अपॉन a स्क्वायर cos ax। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। सॉरी यहाँ पे लॉग छोड़ दिया, यहाँ पे ये क्या है 1i अपॉन a स्क्वायर cos ax log cos ax है। ये होगा टोटल हमारा पी और CF भी आ गया, PI भी आ गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये आया था आपके AKTU में। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर लिखेंगे भाई तो क्या आया था, C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस x अपॉन a sin ax प्लस i अपॉन a स्क्वायर cos ax log cos ax। ये आया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जनरल फॉर्म या जनरल मेथड कैसे यूज़ करते हैं पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थी हमारी पूरी सवाल। अब हमने इसमें इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब अच्छे से समझ में आ गया है तो आप ये वाली सवाल ट्राई करिएगा खुद से। पहले यहाँ पे सॉरी ये मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x। ये है क्वेश्चन। इसमें CF निकालना इजी है, CF निकाल ही लेंगे। और ये क्वेश्चन AKTU यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो देखिए ये फंक्शन क्या लिखा है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू e की पावर x, ये दे दिया। अब इसमें अगर CF देखोगे तो यहाँ पे CF ईजी सा है, यहाँ पे d प्लस 2d प्लस d प्लस 2 ये कर दिया। तो यहाँ पे इसको जाए m से पहले रिप्लेस कर लीजिएगा, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2। तो यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 प्लस m कॉमन लेंगे, सॉरी 1 कॉमन लेंगे
प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2, तो यहाँ क्या आ गया m प्लस 2 m प्लस 1, ये आपका फैक्टर आ गया। फैक्टर कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, लीनियर फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे CF अगर निकालना है तो m की वैल्यू एक क्या आ रही -2 और दूसरी क्या आ रही -1, तो दोनों रियल आ रहे हैं, तो इसका CF भी इजी से लिख लेंगे आप। ठीक, अब इसके बाद जब PI निकालेंगे तो PI के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा सीधे से, वही 1/f ऑफ d e की पावर x, यही क्यों बनेगा। अब d की वैल्यू क्या रखोगे, d प्लस 2 d प्लस 1, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लीनियर फैक्टर निकाला है वो रख दिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो लीनियर फैक्टर यही तो आएगा d प्लस 2 d प्लस 1, जैसे यहाँ पे ये तो CF के लिए मैंने निकाल दिया था, ये लीनियर फैक्टर आ गया तो ये लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर x। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, इसको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अकेले लगेगा, इंटीग्रेशन करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाई पार्ट्स मेथड यूज होगा और आप इजी से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये हो गया आज का क्वेश्चन। तो आज आप इसका सॉल्यूशन करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉची यूलर के बारे में पढ़ेंगे और लीजेंडर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सवाल का सॉल्यूशन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही।